हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो बेटा आज हमें कल वाला लेक्चर को आगे कंटिन्यू करना है और कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। तो एक बार क्या करते हैं, हम कल के लेक्चर की सारी चीज़ें देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या। कल के लेक्चर को स्टार्ट किया और सबसे पहले अगर बिना देखे आप बोलो फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? माइकोलॉजी। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि व्हेन एवर यू फाइंड दिस वर्ड माइको, तो माइको वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए? फंगस के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। इतना तो अपने को डन है, क्लियर है कहानी। माइकोलॉजी क्लियर हुआ, उसके बाद फिर हमने इसकी हैबिट की बात करी, हैबिटेट की बात करी, कहाँ कहाँ रहता है, ये अलग अलग डाइवर्स कंडीशन देखी हमने, मस्त बढ़िया तरीके से समझा। फिर हमने कहा कि खाना किस तरीके से, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। और बेटा सिम्बायोटिक में भी हमने दो तरीके देखे, एक तो आपके पास लाइकन्स और दूसरा माइकोराइजा। कैसा? एक लाइकन और दूसरा माइकोराइजा। नेक्स्ट इसकी बॉडी को ऑब्जर्व किया तो बॉडी इसकी थैलॉइड टाइप की बॉडी है, यानी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। और बॉडी में जब बॉडी के अंदर इसके पास फिलामेंट्स होते हैं या फिर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर यीस्ट के केस में, नहीं तो बाकी फंजाई कैसे फिलामेंटस। जब फंजाई की बात करते हैं तो माइसीलियम है, तो सेप्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन सब स्ट्रक्चर में जो फंगस की सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटा फंगस की सेल वॉल या तो सेल्यूलोज की बनेगी या फिर बनेगी काइटिन की। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपने को क्लियर आता है। ये वही काइटिन है जो अपने को आर्थ्रोपोडा में मिला था। फंगस यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, होलोकार्पिक जिसमें पूरी बॉडी एज अ सेक्सुअल स्ट्रक्चर बिहेव यानी एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव कर सकती है, या मल्टीसेल्युलर यानी बॉडी के कुछ हिस्से, सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी टर्न इनटू सेक्सुअल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूकार्पिक। हम इसको यहाँ टर्न करते हैं। हाइफे की बात करते हैं। हाइफे बेटा आपके पास एसेप्टेट और सेप्टेट दोनों हो सकता है। एसेप्टेट होगी तो मल्टीसेल्युलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिनोसेटिक। अगर सेप्टेट होगा तो सीधी सी बात अपन ने पढ़ी थी कि अगर बेटा वो सेप्टेट कंडीशन है तो सेप्टेट कंडीशन के अंदर वो मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक दोनों के दोनों हो सकता है। मोनोकैरियन एंड डाइकैरियन ये दोनों हो सकते हैं। सेप्टा के टाइप्स देखें, ये अपने को बढ़िया से क्लियर हो गया और यहाँ पे पार्थिनोजोम पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं लाइफ के दो फेजेस, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज के दौरान वो प्रेडोमिनेंटली माइसीलियम की तरह रह रही है और जमीन के नीचे मिलती है। वेजिटेटिव की फेज के दौरान रिप्रोडक्शन करेगी तो तीन तरीके हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में तो मस्त अपने को आता था बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग और तीसरा फ्रेगमेंटेशन, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सेक्सुअल फीचर्स के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। यहाँ देखो लाइफ साइकिल के केस में वो एसेक्सुअल साइकिल भी कर सकता है। ये जो फंगस है वो एसेक्सुअल, अरे बाबा क्या चला गया, फंगस को यहाँ पे देखो कि वो एसेक्सुअल साइकिल भी चला सकता है इधर और इधर सेक्सुअल साइकिल भी चला सकता है। सेक्सुअल साइकिल चलाता है तो पूरा प्रोसेस चल रहा है। देखो सेक्सुअल साइकिल में भी सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं और एसेक्सुअल साइकिल में भी यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो आइए आज डिटेल में शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली कैसे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको सोचना है, सोचो क्या करना है, सोचो। यहाँ पहले सबसे पहले नाम याद करा देता हूँ। सोचो में स्पोरेंजियोस्पोर, ओइडिया, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, ये नाम है बेटा, याद करने का तरीका है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको सोचना पड़ेगा। तो आप कहेंगे फंगस भाई सोचो, एस फॉर स्पोरेंजियोस्पोर, सोचो ना, तो ओ फॉर ओइडिया, SOC कोनिडिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, C क्लेमाइडोमोनास और H, ये दोनों याद करने का तरीका नहीं, बस सोच या फिर सोचो, कुछ भी सोच सकते हैं। अगर किसी को अच्छा लगता है तो बेटा सोचो के अलावा इसको आप सॉकर भी बना सकते हो। सॉकर कहते हैं ना, ये लो सॉकर जिसको हम फुटबॉल कहते हैं, वो भी बना सकते हैं। डिपेंड्स आपको क्या अच्छा लगता है। अब सबसे बड़ी बात स्पोर फॉर्मेशन कर रही है, और यहाँ पे सबसे पहले कौन सा बेटा? स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियो सीधी सी बात है, स्पोरेंजिया में बन रहे हैं। और यहाँ पे बेटा दो वर्ड्स आते हैं, किसी भी कहीं और की कोई भी डेफिनेशन में मत जाना, जो आपको यहाँ बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, कहानी क्लियर। अगर कोई स्पोर एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बन रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो स्पोरेंजियम कह सकते हैं ना बेटा, एंजियम वेसल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ जो स्पोरेंजियोस्पोर आपको देखने को मिल रहा है, ये स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजियम में बनता है। किस में बनता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक कवरिंग है, एक पाउच है उसके अंदर। अब उस पाउच में जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्पोर ऐसा है जो मोटाइल है, जो मूव कर सकता है, या ऐसा स्पोर जो नॉन मोटाइल है। तो अगर बेटा स्पोर स्पोरेंजियोस्पोर है यानी स्पोरेंजियम में बन रहा है, तो वो स्पोर मोटाइल हो सकता है या फिर नॉन मोटाइल। अगर वो हुआ मोटाइल तो कहेंगे उसको जू स्पोर। क्या कहेंगे? जू स्पोर। कैसा?
क्यों? अगर वो स्पोर मोटाइल हुआ तो नाम दे देंगे बेटा उसको जू स्पोर, अगर वो नॉन मोटाइल हुआ तो नाम उसको दे देंगे ए प्लानोस्पोर। ये आपको एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, ये एग्जांपल सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। एनसीईआरटी में अगर आपको जो एग्जांपल्स मिलेंगे आपको वो याद करना है, बाकी इधर उधर के कोई एग्जांपल्स रटने नहीं। सिंपल जू स्पोर। बेटा क्यों जू स्पोर को मोटाइल बोला गया याद रखो बेटा, जू एनिमल्स के लिए वर्ड होता है, एनिमल्स चलते हैं, प्लांट तो नहीं चलते ना बेटा। तो इसीलिए जब भी कोई भी चीज मोटाइल होगी तो उसके लिए वर्ड जू लग जाता है। तो यहाँ पे जू स्पोर की बात कर रहे हैं क्योंकि ये स्पोर मोटाइल है, धीरे धीरे मूव कर सकता है। ए प्लानोस्पोर ये मोटाइल नहीं होता बेटा। हुआ मेरी बात क्लियर? सिंपल। तो सोचो या सॉकर का पहला एस क्लियर हो गया। दूसरा क्या था? ओ फॉर आइडिया, ये आपको आइडिया दिखाई दे रहा है। अगर कोई फंगस बहुत ही हाई सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में है, समझो कि अगर एक फंगस है वो एक अचार के अंदर ग्रो कर रही है, अचार कंडीशन देखिए ना, अचार जिसको हम पिकल कहते हैं, उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है। या कोई फंगस जैम में ग्रो कर रही है, चाहे वहां ग्रो करती नहीं है लेकिन बाई चांस कोई फंगस उस एरिया में ग्रो कर रही है, तो वहां पे वो कौन सा बनाएगी? आइडिया। तो बेसिकली दे आर फॉर्म्ड इन हाई शुगर एंड सॉल्ट कंडीशन। सिर्फ यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो बनेगा दैट इज आइडिया। Next, chlamydospore. Chlamydospore, it is formed as swelling under unfavorable condition. ये हमारे पास इस तरीके से अंदर वाला जो बेटा अभी मैं हाईलाइट करूंगा ना, ये वाला था अपने पास माइसीलियम। अब माइसीलियम के ऊपर वाले इलाके में किसी टर्मिनल एरिया में या माइसीलियम के बीच बीच में कोई भी जो जोन होगा ना वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। स्वेल होना शुरू हो जाएगा कैसे? देखो इधर समझो, आपके पास ये वाला जो चीज मैं बना रहा हूँ ये इस तरीके से माइसीलियम है। अब माइसीलियम में किसी भी बीच वाले एरिया में स्वेलिंग होनी शुरू हो गई, तो जो ये वाला बीच वाला एरिया ना बेटा इस तरीके से फूलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ना ये इस तरीके से फूलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा और फूलेगा, इसके ऊपर इस तरीके से कवरिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी, राइट। इस तरीके से इस पर कवरिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्यों बना? अनफेवरेबल कंडीशन में। तो एक ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको बन रहा है, ये स्ट्रक्चर आपके पास है क्लैम्बाइडोस्पोर। तो बेटा अगर आपने यहाँ पे ऐसी हार्ड कवरिंग दे दी तो ये हार्ड कवरिंग से फायदा क्या होगा? अगर फेवरेबल कंडीशन है तो सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, बट अगर कंडीशन है अनफेवरेबल, अगर ऐसी कंडीशन चल रही है जहाँ पे हो सकती है दिक्कत, तो उस कंडीशन में बेटा जो ये हार्ड कवरिंग के अंदर बैठा वाला जो मटेरियल है, यहाँ पर है जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्लस फूड रिजर्व। जेनेटिक मटेरियल और फूड रिजर्व है। तो जैसी कंडीशन खराब हुई तो बाकी का जो बचा हुआ माइसीलियम है ना बेटा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये हार्ड कवरिंग वाला स्पोर बचा रह जाएगा। इसलिए अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सा बन रहा है? क्लैम्बाइडोस्पोर। अगर हाई सॉल्ट शुगर कंडीशन है तो कौन सा होगा? आइडिया। अगर आपके पास स्पोरेंजियम में बन रहा है तो स्पोरेंजियोस्पोर। आता तो अपने को। नेक्स्ट कोनिडिया। ये कोनिडिया बेसिकली पेनिसिलियम के अंदर बनता है और बेटा कोनिडिया का ऐसा स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे स्पोर्स एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे थे, राइट। बट कोनिडिया है ना बेटा, ये हमारे पास ब्रांच है। अब देखो ब्रांच के मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये अपने पास कोनिडिया दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पे ये आपके पास ये वाला एरिया आपको कोनिडिया दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि एक स्पोर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, आउटसाइड लग रहा है। कैसे था कि हमारी बॉडी बेसिकली क्या थी, अगर मैं ये सब वर्ड्स यहां से हटा दूं, ये वर्ड्स हटा दूं, तो आप सिंपल सा समझो इतना स्ट्रक्चर था माइसीलियम का। माइसीलियम के ऊपर इतना स्ट्रक्चर जो आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर था माइसीलियम का। और ऊपर जो लाइट ब्लू से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये सारा का सारा पोर्शन स्पोर्स हैं। और ये कोनिडिया, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कोनिडिया स्ट्रक्चर। इस कोनिडिया स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेगा? कोनिडियोस्पोर। नहीं समझे? इन एस्कोमाइसिटी स्पोर्स आर फॉर्म्ड एट फ्री एंड्स। ये इस एंड्स पे यहाँ पर आपको स्पोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। आने क्लियर हो गई? ये माइसीलियम का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको कोनिडिया बना और इस कोनिडिया के पास आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा? स्पोर बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये हुए कोनिडिया। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में बेटा स्पोरेंजियोस्पोर के दो हिस्से, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। क्लियर। आइडिया हाई सॉल्ट शुगर कंडीशन में क्लियर हो जाता है। कोनिडिया, आपको कोनिडिया ये वाला लास्ट वाला पढ़ा। कोनिडिया के लिए वर्ड बेटा हम पढ़ते हैं, देखो इधर कोनिडिया के लिए वर्ड पढ़ते हैं, इसको कहते हैं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस बाहर की तरफ है ना,
एक एक्सटेंशन में बाहर की तरफ जो बन रहा है वो आपके पास कोनिडिया है, और क्लेमाइडोस्पोर बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, थिक वॉल्ड हो जाता है। इतना तो अपने को बस क्लियर हुआ, पक्का डन, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ तक अपनी कहानी क्लियर। अब इसके बाद अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा सेक्सुअल स्पोर्स। क्या पढ़ना है? सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ये तो बात क्लियर होती है, राइट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कुछ पॉइंट्स देखते रहना। दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे और मे नॉट इन्वॉल्व सेक्स ऑर्गन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें चाहिए, एक तो गैमीट्स और एक फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये गैमीट्स पूरी बॉडी बनाए या बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ऐसा हो सकता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट माइसीलियम, पूरा का पूरा माइसीलियम ही बना डाले, पूरा का पूरा माइसीलियम ही कन्वर्ट हो जाए, या तो पूरा जो यीस्ट है वो, या पूरा का पूरा माइसीलियम वो ही पूरे के पूरे सेक्सुअल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर उसका एक हिस्सा कन्वर्ट हो। तो यानी अब आपको सेक्स स्पेसिफिकली या तो सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, समझे। तो अगर जरूरत होगी सेक्स ऑर्गन्स की, एक मिनट, इसको यस नो लिखने की जगह मुझे ऐसा कहना चाहिए कि अगर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हो सकता है, यूकार्पिक और होलोकार्पिक। अगर सेक्स ऑर्गन्स होंगे तो उसको यूकार्पिक कहेंगे, अगर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे तो होलोकार्पिक कहेंगे। डन। नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन्स को तो बेटा हमें मालूम है गैमेटेंजिया कहते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको क्या कहेंगे? एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे ऊगोनियम या एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम कहने की अभी जरूरत नहीं है, अभी आपको सिंपल उसको क्या कहना है? ऊगोनियम। सिंपल, यहाँ तक क्लियर। फिर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, कल भी मैंने आपको बताया था, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के दौरान आपके पास पहला प्रोसेस होता है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ना बेटा सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा दिक्कत है, सिलेक्ट करो ना पॉइंट तो इधर उधर स्क्रीन हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी, और दूसरा स्टेप आपके पास कैरियो, यहाँ पे क्या करना होता है? इधर आपको कैरियोगेमी करनी होती है, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में पहले आप प्लाज्मोगेमी करते हो, फिर कैरियोगेमी करते हो, और उसके बाद जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट के अंदर स्पोर बनाने के लिए आपको क्या करनी होती है? मियोसिस। आता है ये? यस बिल्कुल। देखो ना यहाँ पर आपने यहाँ पर पहले प्लाज्मोगेमी करी, डाइकैरियन कंडीशन ये आ गई, फिर आपने यहाँ पे जाइगोट बनाया। कैसे बनाया? बाय कैरियोगेमी। और फिर जाइगोट में मियोसिस कर दी ना, तो जाइगोट में मियोसिस करी तो क्या बेटा मैं जाइगोटिक मियोसिस बोल सकता हूँ? यस। तो यहां पे कंसेप्ट देखो, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या है? प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद जाइगोटिक मियोसिस। क्लियर हुआ? और जाइगोटिक मियोसिस होगा तो उसके रिस्पॉन्स में क्या बन जाएगा? स्पोर्स बन जाएंगे बेटा। तो क्लियर हुई मेरी बात? तो द रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 stages. First was plasmogamy, second karyogamy, and third was zygotic meiosis. अपने को बढ़िया से मस्त तरीके से क्लियर हो। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ zygotic meiosis, the sexual spores are formed. ये भी अपने को समझ आ गया बेटा। इससे पहले आपने देखी थी ना अपने नोट्स में बेटा, ये वाला पोर्शन देखिए, आपने ये देखा था ना, यहाँ पे इधर आपने यहाँ पे सबसे पहले प्लाज्मोगेमी कराई, फिर इधर कैरियोगेमी कराई, और फिर जाइगोटिक मियोसिस करा दी, तभी तो जाके सेक्सुअल स्पोर बना। सिंपल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे इस तरीके से फिनिश हो जाती है। क्लियर? तो अब हम प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और इन सब चीज़ों की डिटेल्स देखें। प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 हैप्लॉइड हाइफे। मस्त। या फिर हैप्लॉइड हाइफे की बात करो, चाहे ये देखो स्क्रीन ना शिफ्ट हो जाती है तो कंफ्यूज नहीं होना। प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 हैप्लॉइड हाइफे और ऑफ 2 गैमेट्स। कोई भी 2 गैमेट्स के सेल जितना भी साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर जाए। अगर गैमेट्स की जगह पूरा का पूरा हाइफे ही आपस में फ्यूज हो रहा है, वो भी केस हो सकता है, तो प्लाज्मोगेमी हो गई। दूसरा नेक्स्ट स्टेप कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। अगर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एकदम हो जाए, इमीडिएटली हो जाए, तो उसमें ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज 2 क्लासेस आती हैं। बट मेरे याद है बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1-1 महीने तक नहीं हो रही। प्लाज्मोगेमी तो हो गई, लेकिन कैरियोगेमी होने के लिए कम से कम हम 1-1.5 महीना वेट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में डिलेड हो रहा है, यानी कैरियोगेमी एकदम नहीं हो रही, कुछ टाइम बाद हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में बेटा कौन सी कंडीशन बनती है? डाइकैरियन कंडीशन। यस। और डाइकैरियन कंडीशन किसमें बनती है? बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, राइट। तो इसको याद करने का तरीका बैड। In Basidio and Ascomycetes, dikaryon condition can be found. D for dikaryon, Basidio and Asco for BA.
कहानी क्लियर? इमीडिएट किस किस में होती है बेटा? oomacetes एंड zygomacetes। जू बोल दो तो जू में इमीडिएटली हो जाता है, और बैड के अंदर कैसा होता है? डिलेड होता है। यानी डिलेड होगा तो डाइकैरियन बनेगा। तो डाइकैरियन बेटा किस किस के बन रहा है? एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। क्या आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं अच्छे से? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बढ़िया से स्लोली मस्त तरीके से क्लियर होते जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट, जब आप कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी दोनों कर चुके हो तो अब आपको क्या करना है? जाइगोट बनाना है। तो जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद अब क्या हुआ? मियोसिस, ताकि स्पोर्स कर सके। तो मियोसिस हम जाइगोटिक मियोसिस करेंगे। डन बेटा, कोई डाउट तो नहीं? नाइस। अब ये प्लाज्मोगैमी जो है, ये प्लाज्मोगैमी सबसे पहला स्टेप हुआ। ये प्लाज्मोगैमी किस किस तरीके से हो सकती है? What are the different ways in which this plasmogamy can happen? मेरा क्वेश्चन समझो। प्लाज्मोगैमी कौन कौन सा तरीका है जिनसे प्लाज्मोगैमी हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगैमी अपने पास बनता है। सबसे पहला मेथड है बेटा प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। दूसरा मेथड है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तीसरा मेथड है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। और चौथा मेथड है सोमैटोगैमी। क्लियर? सिंपल शब्दों में कहूँ, ये चारों की चारों चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। आपको सिर्फ एक चीज जाननी है कि अगर आप यहाँ पे प्लाज्मोगैमी कर रहे हो तो प्लाज्मोगैमी किस तरीके से कर रहे हो। ये चार मेथड्स नाम ध्यान रखना: प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, तीसरा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, चौथा सोमैटोगैमी, राइट? इनफैक्ट पांचवा भी मिल जाएगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटाइजेशन, अगर सिर्फ आपको नाम जानना है। इनकी डिटेल्स बेटा साथ साथ लिखी हुई हैं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी डिटेल्स हैं। आप लोग इन डिटेल्स को पढ़ोगे आपको मस्त तरीके से समझ आ जाएगा। बट ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं, तो मैं आपको पढ़ा नहीं, अलग से डाउट्स भी नहीं लूँगा, करना ही नहीं, सिर्फ अपने उसके लिए समझ लें। यहाँ तक तो कहानी क्लियर हुई? कोई डाउट नहीं? आइए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी अपने को देखो क्या कहती है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। कैसे? फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। क्लियर? आता था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स आता था, और स्पोर्स हमने क्या पढ़ा था? सॉकर, स्पोरेंजियोस्पोर, ओइडिया, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर। डन, राइट? कॉल्ड कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ये एनसीईआरटी स्पोरेंजियो और जूस्पोर को अलग अलग बोलती है, बट ये अलग अलग नहीं होते। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, ascospores एंड basidiospores। ये तीनों नाम बेटा मैं आपको अभी नहीं, बाद में याद करा दूंगा, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जानो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू हो सकती है। डन? The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies। कहने का मतलब चाहे आपके पास asexual spores हो चाहे sexual spores हो, ये सब के सब किन स्ट्रक्चर्स में बनते हैं? fruiting bodies। ये बेटा लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। कहाँ पे बनते हैं स्पोर्स? fruiting bodies के अंदर। The sexual cycle involves the following 3 steps। कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ये 3 स्टेप्स तो होंगे। The fusion of protoplasm between 2 motile और नॉन मोटाइल गैमीट्स, जिसको हम क्या टर्म करते हैं? प्लाज्मोगैमी। अगर आपके पास मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स कैसे भी हों, उन दोनों के बीच में अगर प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाए, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाए तो प्लाज्मोगैमी, राइट? उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करे तो कैरियोगैमी। और तीसरा स्टेप, जाइगोट जब बन चुका है, कैरियोगैमी के बाद बेटा जाइगोट तो बन चुका है ना, तो इस जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी ताकि सेक्सुअल स्पोर्स बन सके। सो मियोसिस एंड जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। तो तीनों प्रोसेस क्लियर हुए? आसान था ना बेटा? देखना, जब भी एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। ये मेरी बात समझना, ये लाइन ना बड़ी कंफ्यूजिंग है, और ये कंफ्यूजिंग लाइन को मैं अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है। कि मेरे पास ह्यूमंस में अगर शादी करानी है तो लड़का लड़की चाहिए, उसी तरीके से जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है फंगस में तो आपको एक फंगस चाहिए और एक और फंगस चाहिए, 2 फंगस चाहिए, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है। तो बेटा फंगस जो पास आके रिप्रोडक्शन करते हैं, एक को हम प्लस कहते हैं, एक को माइनस कहते हैं। यानी एक हाइफे प्लस वाला आएगा, एक हाइफे माइनस वाला आएगा। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये अपने पास मेल है, ये अपने पास फीमेल। इस तरीके से 2 नाम दे देते हैं सिर्फ मेल फीमेल को डिनोट करने के लिए। ये दोनों पास पास आते हैं, और पास पास आने के बाद क्या काम करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनना। या तो ये बनाएंगे गैमीट्स और काम चल जाएगा, या फिर गैमीट्स बनाने की जगह, हर फंगस गैमीट्स बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, फिलामेंट
फिलामेंट कहने की जगह मैं कहूँ आपसे, या तो पहला था कि गैमीट्स बनाए, क्लियर हो गया। दूसरा प्रोसेस जो आपके पास फिलामेंट बोलो या फिर बोलो हाइफे, ये ही फ्यूज कर जाता है। क्लियर हुआ, समझा? जब रिप्रोडक्शन होना है तो रिप्रोडक्शन होने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा दो शर्तें हमें सबसे ज़्यादा चाहिए थी, ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी शर्त थी, एक तो गैमीट्स बने और एक फर्टिलाइजेशन हो। ये तो दो शर्तें थी। अगर इन दोनों शर्त में भी सबसे ज़्यादा, अगर इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है मालूम? ये वाली, फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है, राइट? तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? विद गैमीट्स, कुछ फंगस गैमीट्स बनाएंगे और कुछ फंगस विदाउट गैमीट्स होंगी, कुछ फंगस गैमीट्स नहीं बनाएंगे। तो जो गैमीट्स नहीं बना रही उसमें क्या करते हैं? दी इंटायर हाइफे ऑफ मेल एंड फीमेल फ्यूज, यानी इस तरीके से मेल वाला हाइफे और इस तरीके से फीमेल वाला हाइफे, यही बेटा दोनों के दोनों फ्यूज कर जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन समझे? तो इसलिए एनसीईआरटी कैसे कंफ्यूज करती है समझा दिया आपको। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स यानी मेल एंड फीमेल कम टुगेदर और फ्यूज कर जाते हैं। क्लियर हुई? किसी फंगाई में फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, यानी जब प्लाज्मोगेमी हुई, प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद कैरियोगेमी हो जाती है और जाइगोट बन जाता है। यानी किसी फंजाई में, जहां पे हमने जू की बात करी थी ना, जाइगोमाइसिटीज एंड oomaइसिटीज, तो इन दोनों में जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुई वैसे ही कैरियोगेमी फिनिश हो गई और उसके रिस्पॉन्स में आपके पास क्या बन गया? डिप्लॉइड सेल्स बन गए। हाउएवर, फिर भी इन अदर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों में क्या होता है बेटा? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिस में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है, एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, N+N स्टेज आती है, जहां पे 2 न्यूक्लियस पर सेल है और बेटा हर न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड। देखो बेटा, इनको 2N नहीं लिखा है, इनको N+N लिखा है, यानी दो इस तरीके से, दो आपके पास इस तरीके से न्यूक्लियस है सिंगल सेल में। समझे मेरी बात? तो जब अब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, बैड याद है ना बेटा? बेसिडियो एंड एस्को दोनों में क्या है? डाइकैरियन। तो जब न्यूक्लियस एकदम नहीं फ्यूज करता, वो एक महीने का टाइम लेता है, तो आपके पास ऐसी कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियन फेज, राइट? लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम्स डिप्लॉइड। द फंजाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस हैपेंस, ताकि उससे स्पोर्स बन जाते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? डन। अब फंगस ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लिया, आपको समझा दिया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ली, वो भी समझा दिया। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम दिखता कैसा है? सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, ये वाली बात। स्पोर कैसे बन रहा है? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, राइट? स्पोर कैसे बन रहा है और फ्रूटिंग बॉडीज उस पर कैसी हैं, समझे ना? यानी उसका माइसीलियम सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, स्पोर कैसे बन रहा है और फ्रूटिंग बॉडीज कैसी सी हैं। इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे these parameters form the basis for the division of kingdom into various classes। यानी किंगडम फंजाई को अलग अलग क्लासेस में बांटने के लिए 3 पैरामीटर, मॉर्फोलॉजी, स्पोर कैसे बन रहा है, और तीसरा क्या बताया मैंने आपको? जस्ट यहाँ पे देखो, फ्रूटिंग बॉडीज कैसे फॉर्म हो रही हैं, राइट? इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे फंजाई किंगडम को हमने अलग अलग क्लासेस में बांट दिया है। बेटा क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले इधर फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा डिटेरोमाइसिटीज। ये 4 क्लासेस की बात करी हुई है। अब तुम्हें नोट्स में मैं चारों क्लासेस दिखाऊंगा प्लस कुछ एक्स्ट्रा बात दिखाऊंगा। देखो, फंगस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैंने कहा कि मैंने 3 पैरामीटर लिए ना बेटा, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। तो इस बेसिस में मैंने फंगस को डिफाइन कर दिया, तोड़ दिया। तो फंगस को मैंने, जो माइकोटा कहलाती है, उसको मैंने 2 कैटेगरीज में बांटा। अब एक तो कैटेगरी है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता और एक कैटेगरी है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो बेटा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता वो फंजाई ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। कैसी है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। उसको हम कहते हैं डिटेरोमाइसिटीज। क्या कहते हैं? डिटेरोमाइसिटीज। सो फंजाई को बांटा इन 3 पैरामीटर्स में। स्पोर कैसे बन रहा है? सेक्सुअली, एसेक्सुअली, राइट?
ये देख लिया। फ्रूटिंग बॉडीज कैसे सी बन रही हैं और माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, इन 3 बेसिस पे। तो देखो बेटा आपके पास स्पोर कैसे बन रहा है, एसेक्सुअली स्पोर बन रहा है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन आइडेंटिफाइड देख लिया, माइसीलियम अपने को कैसे मिल रहा है ये भी देख लिया, और फ्रूटिंग बॉडीज इसमें नहीं बनती तो हम सीधा कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाइड है यानी स्पोर फॉर्मेशन का तरीका मुझे समझ आ गया। ऑल्सो अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाइड है तो अब उनका माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है। माइसीलियम या तो एसेप्टेट हो सकता है या फिर सेप्टेट हो सकता है, समझे, क्लियर। तो माइसीलियम का जो बेटा टाइप है, माइसीलियम इधर एसेप्टेट है और इधर सेप्टेट। तो पैरामीटर देखो, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने इन दोनों को देख लिया, ये दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ती से हो रही है, सेक्सुअल भी होती है एसेक्सुअल भी होती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों मिलेगी, यहाँ पे आपको तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन मिलेगी, क्लियर। फिर हमने ये वाला माइसीलियम मॉर्फोलॉजी वाला पैरामीटर लगाया तो इसमें हिसाब से देख लिया, एक हमारे पास माइसीलियम एसेप्टेट और दूसरा इधर सेप्टेट, राइट। और अब फ्रूटिंग बॉडीज कैसी सी बन रही है उसके बेसिस पे मैंने इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, ओके। यहां पर बेटा फाइकोमाइसिटीज ये वर्ड है, एनसीईआरटी इस वर्ड को नहीं यूज कर रही। अब फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज को आगे एनसीईआरटी इस वर्ड को यूज कर रही है, इसके आगे डिवीजन नहीं दिखा रही। फाइकोमाइसिटीज को बेटा मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया, जाइगोमाइसिटीज एंड ooमाइसिटीज, राइट। ये फाइकोमाइसिटीज हमारे पास एक प्रिमिटिव फंजाई एसेप्टेड फंजाई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मिलती है। दूसरी हमारे पास एडवांस्ड फंजाई, इसमें हमने एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज बना दी, क्लियर। याद रखो बेटा एस्कोमाइसिटीज बैसिडियोमाइसिटीज BAD, यस। तो इन दोनों के अंदर आपको डाइकैरियन स्टेज मिलेगा, इसमें डाइकैरियन स्टेज नहीं मिलेगा। याद है ना अपने को जू याद किया था अपने को, क्लियर हुई मेरी बात। तो बेटा फंगस की आप क्लासिफिकेशन देखो, सिंपल सी क्लासिफिकेशन। अगर फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगी उसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज कह देंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगी तो हम उसका माइसीलियम देख रहे हैं। अगर माइसीलियम हो एसेप्टेड, कौन सा हुआ एसेप्टेड, तो हम कैटेगरी लेते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को आगे और डिवाइड कर देते हैं जाइगोमाइसिटीज एंड ooमाइसिटीज। क्लियर हुआ मेरा बात, ओके। अगर माइसीलियम उसका सेप्टेट हुआ तो हमने 2 कैटेगरीज माने, एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज यहाँ तक तो क्लियर हुआ। तो ये थी बेटा फंगस की क्लासिफिकेशन टोटली आपके लिए। तो फंगस की क्लासिफिकेशन यहाँ पे फिनिश ऑफ होती है। हमने इधर फंगस की क्लासिफिकेशन में अलग अलग देखो, एनसीईआरटी ने फंगस की क्लासिफिकेशन बताई है आपको, ये अलग अलग फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो, राइट। यहाँ पे एनसीईआरटी ने फाइको को 2 हिस्सों में जाइगो और ऊ में नहीं बांटा। यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में ये वाली बात एक्स्ट्रा बताई है, और क्वेश्चन जाइगो और ऊ से तो गारंटीड आते हैं। इतना तो अपने को क्लियर हुआ, पक्का कहानी डन। अब एक क्वेश्चन, फंगस एसोसिएशन करता है सिम्बायोटिक, कौन सी एसोसिएशन कर रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और बेटा किसके साथ करता है फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकन्स के साथ और माइकोराइजा के साथ। ये बात टोटली सही है। तो आपके लिए कल के लिए अगली क्लास के लिए होमवर्क क्या है, फंगस की क्लासेस तो आप लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ये तो पोर्शन बेटा बेकार सा है, इसको करने के एनिमल किंगडम वाला मस्त आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। वायरसेस को अभी नहीं पढ़ोगे आप, लास्ट वाला ये पढ़ के आओगे, ये पढ़ लोगे। जब आप ये वाला पोर्शन पढ़ लोगे फिर आप अपने नोट्स में से क्या करोगे, यहाँ पे देखो बेटा फाइकोमाइसिटीज पूरा दिया हुआ है, फिर एस्कोमाइसिटीज दिया हुआ है, फिर आपको बैसिडियोमाइसिटीज दिया हुआ है। ये तीनों पोर्शन नहीं करने, अभी आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज के बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ फंजाई करना है। पहला लाइकन्स खुद पढ़ना है, फिर लाइकन्स के बाद माइकोराइजा खुद पढ़ना है। जब ये दोनों आप खुद पढ़ लोगे फिर बेटा इन दोनों की कहानी मैं आपको अलग से करवाऊंगा आपके नोट्स में कल की क्लास में। तो आज के लिए बेटा छोटी सी क्लास इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास की वेट करते हैं और फंगस को वंस एंड फॉर ऑल कंप्लीट कर डालें। तो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। गॉड ब्लेस यू।